हेलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल एड्रोवी में स्वागत है। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो करंट अफेयर्स सेक्शन आर्थिक सर्वेक्षण का था। ठीक है, इसको इकोनॉमिकल सर्वे कहते हैं हम लोग। तो हम कल बोले थे कि कल का जो वीडियो होगा वो बजट पे होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि 31 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है और इसी के जस्ट एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को बजट पास होता है। क्या होता है? बजट पास होता है। तो मैं थोड़ा संक्षेप में बजट के बारे में और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, बजट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग भली भांति शायद इस चीज़ को जानते भी होंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो गवर्नमेंट पिछले सालों यानी जैसे 2024 की बात करेंगे हम, 2024 में गवर्नमेंट ने क्या किया उसका हिसाब 2025 में देती है। ठीक है, तो पूरा डाटा देती है, इसी को बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, और एक होता है बजट। तो आर्थिक सर्वेक्षण के जस्ट एक दिन बाद ही बजट पेश होता है। ठीक है, तो बजट 1 फरवरी को पेश हुआ था, 1 फरवरी 2025 को। और बजट में क्या होता है कि बजट में गवर्नमेंट ये बात बताती है कि आने वाले समय यानी 2025 से लेकर 2026 के बीच में हमने किस सेक्टर में कितना पैसा हमें खर्च करना है, यानी उसका डाटा क्या है, यानी हम आने वाले भविष्य में हम अपने देश के विकास के लिए हम कितना पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका बजट तैयार करता है। ठीक है, तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि भारत सरकार का जो 2025-26 का जो बजट था वो किस सेक्टर पे था और कैसे था। तो वीडियो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक शुरू करता हूँ, और आप सभी से वीडियो शुरू करने से अनुरोध है कि हमारे चैनल ईडो रवि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी बजा ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम, ठीक है, वो आप सभी के पास जल्दी पहुँच सके। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कल एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ न्यूज़ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा बता दूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को जानना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम है सूर्यकांत। चीफ जस्टिस है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है, इनका नाम क्या है? सूर्यकांत नाम है। ठीक है, उनके द्वारा कुछ कंटेंट पे, जो बल्गर कंटेंट होता है, उस पर कुछ स्टेटमेंट आया है। इसमें कहा गया था कि डिजिटल कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का रुख क्या है, उसकी बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र और जवाबदेह रेगुलेटर की जरूरत है, क्योंकि अभी जो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है वह काफ़ी नहीं है। ठीक है, सरकार ने संकेत दिया कि सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता और गलत कंटेंट को रोकने के लिए आईटी रूल्स और इथिक्स कोड में बदलाव जल्द किए जाएंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल 100% सही है कि आज के समय में आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, पता नहीं वायरल होने के लोग क्या से क्या करते हैं, है ना। अश्लीलता को परोसते हैं लोगों के सामने, और हमारे घरों के बच्चे बच्चा भी लोग उस मोबाइल मतलब इतना पूरे दिन 24 घंटा मतलब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, और पता ही कितना फालतू फालतू कंटेंट आते रहता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा ही पहल है। उन्होंने बोला कि आईटी रूल्स और इथिक्स कोड में बदलाव इसमें जल्दी किए जाएंगे। आधार आधारित एज वेरिफिकेशन जैसे उपाय सुझाए गए हैं ताकि नाबालिग को हानिकारक कंटेंट ना मिले। ठीक है, जैसे मान ली कि आधार कार्ड और एज वेरिफिकेशन को कोई माध्यम बनाया जाएगा जिससे कि नाबालिग जो भी है 18 साल से कम एज के बच्चे, उनको कोई कंटेंट ना मिले, क्योंकि वो मानसिक गुलाम हो रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रहा है, उससे बहुत प्रॉब्लम होगा भविष्य में। कोर्ट ने 4 हफ्तों में सरकार से स्पष्ट गाइडलाइन लाने को कहा है ताकि ओटीटी वो स्पेशल मीडिया कंटेंट पर बेहतर नियंत्रण हो सके। ठीक है, फिर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि कुछ कंटेंट को पोस्ट होने से पहले प्री स्कैन किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कोई भी अब यदि कोई इंसान, कोई भी आदमी कोई कंटेंट पोस्ट करता है किसी भी साइट पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो पहले उसका प्री स्क्रीन टेस्ट होना चाहिए कि वो शायद वो कंटेंट वो उस चीज के लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार का लोक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईटी नियम 2021 में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिसके अंतर्गत अशोभनीय डिजिटल सामग्री की विधिक परिभाषा तथा आयु आधारित वर्गीकरण यानी एज बेस्ड रेटिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है
कि सुरक्षा प्लस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों का संतुलन बनाए रखना, यानी OTT प्लस सोशल मीडिया के लिए जवाबदेह डिजिटल इकोसिस्टम करना। ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो चीफ जस्टिस कौन है, सूर्यकांत है। क्या नाम उनका? सूर्यकांत है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक केंद्रीय बजट पे। तो अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था, और जस्ट इसी के एक दिन बाद यानी 1 फरवरी, जब बात करें हम कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट, निर्मला वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमन है। उनके द्वारा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया गया, जिसके विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया। उनका कहना था 2025-26 में इस विकास का 4 इंजन होगा। ठीक है, उस पहला इंजन में था कृषि, दूसरा था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसको MSME कहते हैं, और थर्ड निवेश था, एंड फोर्थ निर्यात था। ठीक है, ये 4 ही पूरा इंजन पे पूरा 25-26 का बजट काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि हम जो वित्त बजट हम लोग का है उसका मेन 4 पिलर कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, पहला कृषि है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, निवेश और क्या है? निर्यात है। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि बजट 2024 बजट 2025-26 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सबका विकास। ठीक है, बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया, जो इस तरह से था। किस तरह से था? चलिए, जैसे उन्होंने बोला था गरीबी से मुक्ति मिले, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा मिले बच्चों को, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो, 100% कुशल कामगार के सार्थक रोजगार मिले, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं, मतलब 70% महिलाओं हो, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का वाली किसान पे भी फोकस किया जाएगा। ये जो 4 इंजन था उसमें से पहला इंजन कृषि है, तो हम उस कृषि पे बात करते हैं। कृषि के लिए आगामी जो आपका 2025-26 में जो भारत सरकार क्या की है, क्योंकि 2026 आने वाली है, तो 1 फरवरी को फिर बजट पेश होगा, फिर आर्थिक सर्वेक्षण होगा कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा कि हमने इस टारगेट को पूरा किया कि नहीं किया है कि नहीं। तो पहला इंजन जो कृषि है उस पर क्या क्या बात किया गया उसको देख लीजिए। तो इसमें एक योजना आया था प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना क्या था। तो इसके तहत कहा गया था कि कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित हो गए। यानी प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत 100 जिला को शामिल किया गया। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री धन धान योजना कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को मतलब ये सम्मिलित किया गया है। जैसे क्या हो जाएगा 100 जिला को, उसमें 100 जिला में से लगभग 1.7 करोड़ किसानों क्या होगा? बेनिफिट हो। नेक्स्ट है दलहनों में आत्मनिर्भरता, यानी सरकार तूर उड़द मसूर पर विशेष ध्यान के साथ साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। एंड थर्ड पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, यानी 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, यानी अब जो ऋण की सीमा होगा 3 लाख से बढ़ाकर कितना हो गया? 5 लाख हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट है उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन, यानी अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें कुछ इसका बजट का अनुमान दिया गया है कि राजस्व का प्राप्ति इतना है और इतना अनुमान है, ये सब है कि नहीं। ये सब कितना घाटा है वो बात की चर्चा है। ठीक है, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। चलिए, यहाँ पर भी केंद्रीय राजस्व और व्यय की बात करता है कि उधार अन्नदाता 24 पैसा है। तो मतलब जो भी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से कि 2025-26 के लिए नया टैक्स आया था, नई कर व्यवस्था आया था, जिसमें कहा गया था कि 0 से 4 लाख जिसका वार्षिक इनकम होगा उसको 0% टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख वालों के लिए 5% होगा, 8 से 12 लाख के वालों को 10% होगा, 12-16 के लिए 15%, 16 से 20 के लिए 20%, 20 से 24 के लिए 25%, 24 लाख से अधिक के लिए कितना परसेंट है? 30%। देखो उसको याद कैसे करना है। 0 से 4 में तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 8 में देख इसको पकड़िए, 4 से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5%,
8 से 12 है तो 12 को इधर ले लीजिए 10% है कि नहीं है। अब 12 से 16 है तो इसमें एक कम कर लीजिए, कितना हो गया 15। 16 से 20 है तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। 20 से 24 है तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 होगा। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी सब में कितना का डिफरेंस 5 का डिफरेंस है। यानी 0 से 4 लाख में 0%, 4 से 8 में 5, 8 से 12 में 10, 12 16 में 15 और 16 से 20 में 20% और 20 से 24 में 25% और 24 से अधिक होगा तो यानी कितना परसेंट देना पड़ेगा आपको 30% देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घाटे की प्रवृत्ति जीडीपी का प्रतिशत कितना था। कहता है कि राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान था। राष्ट्र घाटा कितना है तो जीडीपी का 1.5%। प्राथमिक घाटा कितना है तो जीडीपी का 0.8% और प्रभावी राष्ट्र घाटा है जीडीपी का 0.3%। कपास उत्पादकता मिशन की बात करें तो कहता है कि सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। ठीक है, फिर कहता है कि बिहार में मखाना बोर्ड, आपको पता होगा कि बिहार में मखाना बोर्ड की बात चल रहा था कि बिहार में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी, यानी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। मत्स्य विकास की बात करें तो भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना है। असम में यूरिया संयंत्र की बात करता है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्रा घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ताकि यूरिया का भंडारण क्षमता बढ़िया से बढ़िया हो सके। दूसरा इंजन था एमएसएमई, क्या था उसका एमएसएमई है। तो एमएसएमई में क्या कहा गया कि संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण में क्या है कि निवेश और कुल कारोबार सीमा में क्रमशः 2.5% और दोगुना बढ़ाया गया, जिसमें लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए के ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट्स स्कीम लाया गया है, इसमें कहा गया है कि 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र का विकास की बात करें तो क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। फिर बात करें स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की बात करता है कि विस्तारित दायरे को 10,000 करोड़ के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन क्या था, निवेश था। निवेश के बारे में बात करते हैं तो शहरी चुनौती निधि की बात करता है। कहता है कि शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 25-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। 1 लाख करोड़ में से मात्र 10,000 करोड़ की बात करता है। ठीक है, फिर आगे इसका यूज होगा बचा हुआ पैसा का। जल जीवन मिशन की बात करता है कि कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर लगभग 67,000 करोड़ यानी 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन को 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होगा। ठीक है, जल जीवन मिशन से 15 करोड़ परिवार क्या होगा, लाभान्वित होगा। समुद्री विकास निधि की बात करते हैं तो 25,000 करोड़ का कोष यानी सरकार द्वारा 49% योगदान है। जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। कहता है कि आईआईटी का विस्तार की बात करता है। 6500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा यानी भारत के तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात करता है कि आईआईटी और आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप है ना। डे केयर कैंसर सेंटर की बात करता है। डे केयर कैंसर सेंटर इन्हें अलग 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 25-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
जिससे कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की बात करता है। स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की बात करता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के लिए 20,000 करोड़ की परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR मतलब क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन में कितना SMR का लक्ष्य 2033 तक रखा गया है। तो सर क्या हो जाएगा, 5 SMR। और SMR का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर, याद रखिएगा। UDAN उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना कहता है कि संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। ठीक है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करता है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, है कि नहीं है। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना कहता है कि मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन यानी देश भर के 50 प्रमुख पर्यटक जो स्थल है को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। यानी अच्छा भी है कि भारत सरकार राज्यों की हेल्प से जो भी पर्यटन स्थल है उसको क्या कर रहा है, चैलेंज मोड के तहत विकसित कर रहा है। सही बात है, जब वहाँ पे ये होगा तो रोजगार का अवसर भी मिलेगा, लोग वहाँ पे अपना अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बहुत से वैसी बात है। चौथा इंजन है निर्यात। ठीक है, कहता है कि निर्यात संवर्धन मिशन, आप याद रखिएगा, निर्यात संवर्धन मिशन की बात करता है कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे वाणिज्य मंत्रालय MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट यानी BTN एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCC हेतु राष्ट्रीय ढांचा कहता है कि उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सकता है। फिर बात करते हैं एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। तो आपका ये था बजट के बारे में। ठीक है, तो इसको देखिएगा वीडियो को, यहाँ से कम जो भी एग्जाम में जाइएगा ना, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जब एग्जाम होगा तो मैं बताऊंगा कि देखिए हमने वीडियो ये रिकॉर्ड किया था और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। कोई दिक्कत है तो आप इसको वीडियो को खुद से पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मौका मिले तो वीडियो को दोबारा पढ़ भी सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो के मैं बता दूं कि अगले वीडियो मैं जल्द पुरस्कार से संबंधित लेकर आऊँगा। नहीं तो भारत सरकार में जो भी भारत सरकार के अंतर्गत जो भी राज्य में जो योजनाएं चलती है, जैसे बिहार में कौन सी योजना चलती है, जैसे मिशन दक्ष हो गया और सब योजना है, तो उसकी बात करेंगे। नहीं तो पुरस्कार की बात करेंगे कि भारत रत्न किसको मिला है, पद्म भूषण पद्म विभूषण किसको मिला है। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होगा पुरस्कार को लेकर। ठीक है, एबल पुरस्कार किसको मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको जानकारी होगा कि आजकल एग्जाम का मोड बिल्कुल बदल गया है। यदि 20 नंबर का आपसे को जीके 20 नंबर का GA पूछता है, जनरल अवेयरनेस पूछता है, तो उसमें से अभी 8 से 10 केवल करंट अफेयर्स पर पूछ रहा है। पता नहीं जो भी एग्जामिनर उसका फोकस करंट अफेयर्स पर क्यों है। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपका BPSC AADO हो जाए, जो भी रिजल्ट में जनवरी में BPSC द्वारा संभावित एग्जाम तिथि भी जारी कर दिया गया है, बिहार दरोगा आने वाली है, बहुत सारा एग्जाम है, TRE 4 आने वाली है, तो सभी के लिए आपका करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मैं BPSC को देखते हुए ही करंट अफेयर्स को कवर करता हूँ कि जो टॉपिक BPSC का चुनिंदा है, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, मैं उसी टॉपिक को पहले कवर करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। और जाते जाते मैं लास्ट ये बोलूँगा कि हमारे चैनल इसको एडू रवि को सब्सक्राइब कर ले
और आपको जो इस टॉपिक का वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो हो या जो भी हो, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।